ये पूरा जो है ना कंसाइज वे में मैंने आपको बता दिया है, इसको आप रिवाइज कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, हेलो एवरीवन, सो आज के वीडियो में हम देखेंगे मॉडल एलिमेंटरी रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, देखिए इसके पहले पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट है ना वो कैसे फिनिश हुआ था और उसके बाद कैसे पैरेलली रिवोल्यूशनरी टेररिज्म फेज चल रहा था, यहाँ पे किलिंग्स हो रहे थे, असैसिनेशंस हो रहे थे और डकैतीज वगैरह हो रहे थे। ठीक है ना, तो अब जो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडल एलिमेंटरी रिफॉर्म। ठीक है, अब देखिए मॉडल एलिमेंटरी रिफॉर्म होने के पहले हम जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। कनेक्टिविटी कैसे बनेगा, है ना। देखिए जब 1909 में मॉडल एलिमेंटरी रिफॉर्म आया ना, उसके पहले क्या हुआ था कि अक्टूबर 1906 में एक सिमिलर डिपोटेशन था। सिमिलर डिपोटेशन ये क्या था, एक मुस्लिम पीपुल का एक ग्रुप ऑफ एलिट पीपुल लोगों का एक ग्रुप था। इसको लीड किया था किसने, आगा खान ने। अब ये जो है जाते हैं मिंटो साहब के पास। जो मिंटो कौन थे, वो थे वाइसरॉय। अब वाइसरॉय पास जाने के बाद वो उनसे दो चीज़ें डिमांड करते हैं कि भैया ऐसा है, हमें दे दो सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम करेंगे और उनको वोट भी मुस्लिम ही देंगे, और दूसरा जितना हमारी संख्या है ना उससे ज़्यादा हमें सीट दो, यानी कि रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ये जो टॉपिक लेके वहाँ गए मिंटो के पास, तो मिंटो को लगा कि ये अच्छा मौका है हिंदू और मुस्लिम में और दरार लाने के लिए, तो एक काम करते हैं इनकी बात को मानेंगे। तो हमने देखा था कि ये एक चीज़ तो हुआ। अब यही जाके मॉडल एलिमेंटरी रिफॉर्म जो आगे 1909 में आएगा ना, इन दोनों पॉइंट को ऐड किया जाता है। तो हम फटाफट देखते हैं कि इसका रिफॉर्म में क्या क्या था। ठीक है, बैकग्राउंड समझ लिया। इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा, सिमिलर डिपोटेशन क्या था, कब आया था और किसने लाया था। ठीक है, अब हम देखते हैं रिफॉर्म के बारे में। और रिफॉर्म में आने जब हम आते हैं तो देखिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं हमें वो पहले टैकल करना है। इसमें देखिए मेजर 3 रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहला ये था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या है ना उसको बढ़ा दिया गया। मान लीजिए 60 है तो उसको हम बढ़ा के अब 100 कर देंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या था कि इस इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने का मतलब एक मॉडरेट्स या फिर इंडियंस को ये संकेत देना, एक सिंबलाइज करना कि देखो वी आर इंक्रीजिंग योर रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल। आपकी रिप्रेजेंटेशन को हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपको गवर्नमेंट में ज़्यादा भागीदार बना रहे हैं, पार्टिसिपेशन आपका हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक तो हमारा ये था, और ये सिर्फ सेंटर में नहीं प्रोविंसेस में हुआ था, यानी कि ये जो इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या है ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में बढ़ा दिया गया था। क्लियर है। अब देखिए ये चीज़ तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या था ना कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी याद रखिएगा, ये पूछता है कि ये टर्म सबसे पहले किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो था मॉडल एलिमेंटरी रिफॉर्म। अब इसमें क्या था कि ये जो नॉन ऑफिशियल में था ना मेजोरिटी, ये पार्टली इलेक्टेड भी था और पार्टली नॉमिनेटेड भी था। तो एग्जाम में पूछता है कि ये नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी पहली बात तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो तो मॉडल एलिमेंटरी रिफॉर्म। और क्या इसमें सारे मेंबर इलेक्टेड होते थे, क्या सारे मेंबर नॉमिनेटेड होते थे, तो नहीं, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, याद रखिएगा। और ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, सिर्फ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए दो चीज़ याद रखिएगा। पहला कि इसमें यहाँ ये कहा गया ना कि इलेक्टेड मेंबर्स को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, तो याद रखिएगा कि इलेक्टेड मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का प्रोविज़न सबसे पहले किस में आया था, मॉडल एलिमेंटरी रिफॉर्म में आया था। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा ये चीज़ें। अब देखिए मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ऐसे जिनको हम डायरेक्ट वोट देकर चुनते हैं ना उनको हम कहते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड, जैसे एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए। ठीक है ना, यहाँ हम डायरेक्टली चुनते हैं वोट देकर। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जिनको हमने चुना है वो अब किसी और को चुनते हैं अपना वोट देकर। जैसे कि राज्यसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। क्लियर है, तो ये एक ब्रीफ था। बाकी अभी मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ। ये फोटो है ना थोड़ा क्लियर अभी आपको मिल जाएगा पिक्चर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो 1906 में सिमिलर डिपोटेशन में आगा खान के द्वारा लीड किया गया था उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात रखी गई थी, तो मिंटो साहब ने इस बात को मान लिया और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को दे दिया गया, यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन, उनके लिए अलग कैंडिडेट, और उनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे, अदर कोई भी कास्ट के लोग नहीं दे सकते, रिलीजन के लोग नहीं दे सकते हैं। तो ये था हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इस 1909 को हम लोग इस रूप में भी जानते हैं, जो लैंडमार्क चीज़ें हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है,
अब इसमें एक और पॉइंट जो 1906 में डिमांड किया गया था ना आगा खान के द्वारा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ आवर स्ट्रेंथ, वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। यानी कि जितना मान लीजिए 100 लोगों में 3 लोग अगर खड़ा हो सकते हैं, 100 लोगों के लिए 3 उम्मीदवार खड़ा हो सकते हैं, या 3 सीट हमारे पास है। तो ये कह रहे थे कि नहीं, 100 लोगों में हमें कम से कम 5 दीजिए, यानी कि 3 से तो ज़्यादा ही दीजिए। रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ आवर स्ट्रेंथ, इसी चीज़ को मान लिया गया था। क्लियर है? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा कि वो जो वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, उसमें क्या था कि मुस्लिम लीग कह रहे थे कि भैया 2 बंदों को इंक्लूड करो, ठीक है, 2 लोगों को, एटलीस्ट 2 लोगों को। तो उसमें एक तो मुस्लिम होंगे, बाकी कोई और अदर रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन उनकी डिमांड को नहीं माना गया और 1 लोगों को अलाउ किया गया। तो याद रखिएगा कि वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को इंक्लूड किया गया, किस एक्ट के द्वारा? 1909 के द्वारा। अब वो पहले बंदे कौन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए थे? वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा 1909 में। तो ये हो गया आपका पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। अब इसमें 2-3 टर्म या 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा कुछ टर्म्स। वो क्या देखिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो 2 चीज़ें, एक तो शिमला डेपुटेशन क्या था वो याद रखिएगा, किसके द्वारा लीड किया गया था वो याद रखिएगा, और दूसरा कि इसी शिमला डेपुटेशन में जो लोग थे ना, वो 2 महीने के बाद सारा मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिनको कहते हैं मुस्लिम लीग। और ये जो मुस्लिम लीग है ना, आगे यही खेला करेंगे, यानी कि आगे गेम करेंगे, कैसे हमारा 2 नेशन थ्योरी होता है, कैसे इंड पार्टीशन होता है, और बहुत चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग दिसंबर 1906 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने। और इसके अलग अलग मेंबर्स कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, आगा खान हो गए, वकारुल मुल्क, और भी हैं, लेकिन ये 3-4 आप याद रखिएगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। और इसमें जो हमारे लीडर्स मेन हैं मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और वकारुल मुल्क, याद रखिएगा। तो ये आपका पार्लियामेंट्री रिफॉर्म पूरा हुआ। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहला है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो है उसका मेन पर्पस क्या था? तो इन्होंने क्या बोला कि हम आपकी संख्या को बढ़ाते रहे इलेक्टेड मेंबर्स की। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं वो, कि हम आपके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहे हैं इंडियन काउंसिल में। मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द काउंसिल। क्लियर है? दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम, ये डिमांड किसके द्वारा किया गया था? तो आगा खान के द्वारा, और फाइनली इसको 1909 में एक्सेप्ट कर लिया गया था। फिर है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म वाज कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल एक्ट। इसी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म को हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। फिर है कि विच एक्ट हैज प्रोविजन फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स किस एक्ट में था? तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में था। फिर है कि विच नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी जो है ना, वो हमारा पीएससी में, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ था, और 1909 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ही हुआ था। फिर है इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज इलेक्टेड इन, कब हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शन? तो इस पॉइंट पर हमने देखा है कि इलेक्टेड मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, ये इसी रिफॉर्म में ये प्रोविज़न था। ठीक है ना? फिर हमारा है कि हु वाज द वाइसरॉय व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है ना? यानी कि मॉर्ले भी हैं, मिंटो भी हैं, तो कोई सेक्रेटरी होगा, कोई वाइसरॉय होगा। तो याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एस पहले आता है और वी बाद में आता है। तो मॉर्ले और मिंटो, तो एस पहले आ रहा है तो मॉर्ले हमारा सेक्रेटरी हो गए और मिंटो हमारा वाइसरॉय हो गए। आपका ट्रिक कुछ और हो सकता है, मेरा ट्रिक तो यही था। ठीक है? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो ये पूरा जो है ना कंसाइज वे में मैंने आपको बता दिया है। इसको आप रिवाइज कीजिए, इस पे बेस पे क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस मिले तो उसको बनाइए। इसमें आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम क्वेश्चन तो जरूर बन जाएंगे इस टॉपिक से 100%। ठीक है? और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस कम्युनिटी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। शेयर नहीं कीजिएगा तो लोगों तक पहुँचाएगा कैसे? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चंस बनाइए। और कुछ डाउट हो ना इस टॉपिक से या किसी भी चीज़ से तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।